ये क्या चल रहा है हमारे बंगाल में। तो दोस्तों, आपने हाल ही में कोलकाता के इस केस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ पहले तो रेप हुआ, फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज के वीडियो में मुझे लाइक नहीं भी मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरी इंडिया की जनता इस वीडियो को देख सके और इस केस के बारे में समझ सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। तो दोस्तों, जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये हादसा पेश आया है, वो डॉक्टर और उसकी फैमिली वेस्ट बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। अगर बात करें इसकी फैमिली बैकग्राउंड की, तो इस लड़की के पिता, जो कि एक स्कूल यूनिफॉर्म वेंडर है, जो स्कूल यूनिफॉर्म बेच के अपना घर चलाते थे, यानी कि ये फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। अब इस फैमिली की एक लड़की जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, आगे जाके वो अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। उसने अपनी स्टडीज़ में 12th कंप्लीट करने के बाद MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद हाल में वो कोलकाता की आरजिकल मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में जूनियर डॉक्टर का काम कर रही थी। अब इस लेडी डॉक्टर की जो इस हॉस्पिटल में ड्यूटी चल रही थी, वो दरअसल नाइट शिफ्ट की थी। मतलब कि रात को 10 बजे तक इसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी और सुबह होते होते इसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी। और इस डॉक्टर की पिछले कई दिनों से इस हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी चल रही थी। और अब इसी नाइट ड्यूटी के चलते दिन आया 8 अगस्त 2024 का, यानी कि इसी महीने की 8 तारीख को ये डॉक्टर अपने वक्त के मुताबिक इस हॉस्पिटल में 10 बजे पहुंच चुकी थी। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इस डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी। उनकी ड्यूटी यही थी कि वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं, एडमिट होते हैं, उन लोगों को चेक करना होता है या फिर उनको जो दवाई देनी होती है वो देनी है, यही सब उनका काम था। तो अब इस डॉक्टर को अपनी ड्यूटी करते करते रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और इसी वक्त इन डॉक्टर्स को थोड़ा सा फ्री होने का टाइम मिल चुका था। तो ये महिला डॉक्टर और इनके 4 कॉलीग थे। तो इन सारे लोगों ने सोचा कि अब हम लोग कॉलेज के कैंटीन में जाते हैं और कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो अब ये लोग सारे कॉलेज के कैंटीन में जा चुके थे और इन लोगों को खाना खाते वक्त तकरीबन आधे या पौने घंटे का टाइम बीत चुका था। तो अब रात को तकरीबन 2:45 बज रहे थे, 2:45 के आसपास का कुछ वक्त था। और इसी वक्त ये सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं और इनमें ये जो महिला डॉक्टर थी, इन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ। तो अब जैसे कि ये आरजिकर मेडिकल कॉलेज एक सरकारी हॉस्पिटल था, अब वहाँ पे कोई स्टाफ के लिए एक्स्ट्रा रूम्स तो होते नहीं है कि कोई भी नाइट शिफ्ट वाला स्टाफ अगर कोई रेस्ट करना चाहे तो उनको एक अलग से कमरा मिल सकता है। ऐसी तो कोई सुविधा थी नहीं वहाँ पे। तो उस कॉलेज में एक सेमिनार हॉल था जो कि 3rd फ्लोर पे था। अक्सर रात को जो नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर्स वहाँ पे रहते थे, उन लोगों को जब भी रेस्ट करना होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करते थे। ये सेमिनार हॉल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे 20-25 या फिर 30 कुर्सियाँ लगी होती थी। तो मतलब इतने लोगों की बैठने की फैसिलिटी थी वहाँ पे। तो ये सारे डॉक्टर्स वहीं पे जाके अपना आराम करते थे। तो वैसा ही बिल्कुल इस महिला डॉक्टर ने भी किया कि इस कॉलेज की 3rd फ्लोर पे जहाँ पे सेमिनार हॉल था, उस 3rd फ्लोर पे जाकर रात को तकरीबन 3 बजे का वक्त था। तो उसी वक्त वो इस सेमिनार हॉल में एंटर हुई और वहाँ पे कुर्सी पे जाके बैठ गई और बैठे बैठे ही वहाँ पे रेस्ट करने लगी। और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो महिला डॉक्टर का ये जो वक्त था, वो बिल्कुल इसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो इस सेमिनार हॉल के बाहर कभी जिंदा वापस बाहर ही नहीं आ पाई। अब वक्त हो चुका था सुबह के 8:30 बजे का और इस टाइम तक इस महिला डॉक्टर का कुछ अता पता नहीं था। और सुबह के बिल्कुल 8:30 बजते ही हॉस्पिटल के स्टाफ का एक आदमी उस सेमिनार हॉल में जाता है और वहाँ पे जाके उसने अपनी आंखों से जो देखा
वो लिटरली चीखता हुआ बाहर भागा और अपने सारे स्टाफ को वहां पे इकट्ठा कर लिया। और अब जब इस हॉस्पिटल का स्टाफ उस सेमिनार हॉल में इकट्ठा हो चुका था और उन लोगों ने जब सेमिनार हॉल के अंदर देखा तो उन लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन था। मतलब सामने एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र हालत में थी। मतलब कि उसकी बॉडी पे ऊपर सिर्फ थोड़े कपड़े थे, बाकी नीचे कुछ कपड़े नहीं थे। और ये पूरी डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और अब बस थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा ये पता चल चुका था कि ये उसी महिला की डेड बॉडी थी जो कि उस रात को 3 बजे सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था कि इस महिला की जो आंखें थी, उनके होंठ थे, उनके पेट में, उनके प्राइवेट पार्ट्स में और उनके लेग्स में काफ़ी सारी इंजरीज आई थी और उसकी वजह से उनका बहुत सारा ब्लड बह चुका था। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। और उनकी मौत की वजह गला दबाना बताई गई, यानी कि पहले उस डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा मारा गया था, फिर उसके बाद उसका गला घोट के उसे मार दिया गया था। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें तो क्लियर लिखी हुई थी, लेकिन एक कन्फ्यूजन थी कि इस महिला डॉक्टर के साथ जब रेप हुआ तब ये महिला जिंदा थी या फिर उनके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ रेप किया गया। ये कन्फ्यूजन क्यों हुई ये मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और अब जब इस हॉस्पिटल की सीनियर अथॉरिटीज़ को ये सारी चीज़ पता चल चुकी थी तब भी इन लोगों ने इस लड़की के फैमिली को फ़ोन लगाया और वहाँ पे उनको ये बोला कि आपकी बेटी ने इस हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को ये सारा वाकया मालूम था, फिर भी इन लोगों ने इसकी फैमिली से झूठ बोला। अब हॉस्पिटल से ऐसा फ़ोन आने के बाद इस लड़की के माँ बाप पूरी तरह से शॉक में आ चुके थे और अब वो रोते बिलखते हुए बस तुरंत ही इस हॉस्पिटल में भी पहुंच चुके थे। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे यकीन नहीं होगा कि जब इस लड़की के माँ बाप इस हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे तो उन लोगों को लिटरली वहाँ पे 3 घंटे तक बिठाए रखा, ये बोलकर कि आप लोग चाय पानी पीजिए, तब तक हम थोड़ी देर में आपको आपकी बेटी से मिलवा देंगे। ये बोलकर इन लोगों ने 3 घंटे तक इन दोनों को बिठाए रखा। और अब दोस्तों 3 घंटे के बाद जब ये दोनों माँ बाप अपनी बेटी को देखना चाहते थे तभी उसी वक्त उन दोनों माँ बाप के कान में एक आदमी आकर बोला कि आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। अब ये लड़की के पिता सोचने लगे कि क्या सेटलमेंट कर ले, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों आप लोगों को मैं इस केस की और इस देश की थोड़ी सी गंदगी दिखाना चाहूँगा कि इस देश में जब भी कभी भी कोई क्राइम होता है, मतलब कि जब भी कोई मर्डर होता है या फिर रेप होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले उस क्रिमिनल को पॉलिटिक्स की नज़र से देखा जाता है। जबकि एक क्रिमिनल होता है, उसको क्रिमिनल की नज़र से ही देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में दोस्तों किसी भी क्रिमिनल को सबसे पहले पॉलिटिक्स की नज़र से देखा जाता है। मतलब कि जब भी जहाँ पे कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या वो क्रिमिनल पैसे वाला है या फिर उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो ये जो बचाने वाले लोग होते हैं ये उस केस को स्टार्ट होने से पहले उस फाइल को क्लोज कर देना चाहते हैं, मतलब कि वो उस केस को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। दोस्तों आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई हमारा देश आज़ाद है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से अगर इस देश में कोई आज़ाद है तो वो सिर्फ मर्द जात है जो कि अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहे वो करते हैं और उनको कुछ सज़ा भी नहीं मिलती। और एक तरफ इस देश की महिलाएं हैं जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल आज़ाद नहीं है, जो कि इन सारे मर्द की गलतियों का या फिर इनकी हवस का शिकार बनती है। खैर ये सब तो हमारे देश में चलता ही रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं इस केस में आगे की तरफ। तो अब जब इस लड़की के माँ बाप को ये पता चल चुका था कि ये इस हॉस्पिटल की जो सीनियर अथॉरिटीज़ है वो इस केस को बंद कर देना चाहते हैं, मतलब इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना चाहते, तो इन लोगों ने न्याय की मांग की, जस्टिस की डिमांड की। और अब धीरे धीरे करके उस हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ थे या फिर जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब लोगों को ये पता चल चुका था कि हमारी हॉस्पिटल में इस तरह का एक रेप हुआ है और फिर एक मर्डर हो चुका है।
तो अब धीरे धीरे करके ये न्यूज़ मीडिया में भी फैल चुकी थी और अब पूरे देश में ये न्यूज़ हर जगह पे फैल चुकी थी। और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे, देश में तकरीबन 3 लाख के आसपास डॉक्टर सब स्ट्राइक पर उतर चुके थे और ये लोग क्लियरली बस जस्टिस की डिमांड कर रहे थे कि हमें इस केस पे जस्टिस चाहिए। तो अब हर जगह पे जहाँ आंदोलन होना स्टार्ट हो चुके थे, तभी पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन चुका था। तभी ये बात वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी तक ये बात पहुंच चुकी और वो तुरंत ही एक्शन में आ चुके थे। तो अब जब ममता बनर्जी तक ये बात पहुंच चुकी थी, तो सबसे पहले उन्होंने कोलकाता पुलिस को ये केस सौंपा और उनको ये मोहलत दे दी कि आप लोगों के पास 7 दिन का वक्त है। अगर आप लोग 7 दिन में इस केस के बारे में रिजल्ट नहीं ला पाए तो ये केस पूरा सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन फिर सीएम को ये डर था कि शायद कोई पुलिस वाला इसमें से कोई सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, तो उन्होंने इस रीज़न की वजह से तुरंत ही ये केस सीबीआई को सौंप दिया। तो दोस्तों बात करें सीबीआई की, तो डेटा के मुताबिक आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि सीबीआई ने आज तक जितने भी केस को सॉल्व करने की कोशिश की है, उनमें से कई सारे केसेस तो बिल्कुल अनसॉल्व पड़े हुए हैं, या फिर अगर उस केस को सॉल्व भी कर लिया है तो भी उस फाइल को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। पब्लिकली ये इश्यू नहीं किया है कि आखिर उस केस का रिजल्ट क्या आया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊँ तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, जो कि 14 जून 2020 को सामने आया था और ये जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि आज तक उस केस के बारे में ना ही कोई खुलासा हुआ। मेरे ख्याल से ये केस इतना भी पेचीदा नहीं था कि इन लोगों को ये भी बताना चले कि ये सुसाइड था या फिर मर्डर था। लेकिन सीबीआई के द्वारा आज भी इस केस का कोई रिजल्ट दिखाया नहीं गया है। और अब अगर बात करें ट्रैक रिकॉर्ड की, तो सीबीआई की कंपैरिजन में तो जो स्टेट पुलिस होती है उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब उनके हाथ में कोई केस आता है तो वो कैसे ना कैसे करके उस केस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ही इतना ज़्यादा बना हुआ होता है। अगर बात करें सीबीआई की, तो सुशांत सिंह राजपूत, आरुषि केस या फिर हाथरस का केस या फिर रिजवान केस, इनमें से किसी भी केस का कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आ पाया है। खैर, अब इस लेडी डॉक्टर का केस भी सीबीआई के हाथों में है और देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल हम बात करते हैं वहाँ की पुलिस ने जो जांच की थी उसके बारे में। तो अब सबसे पहले पुलिस ने ये देखा कि उस सेमिनार हॉल में जहाँ पे ये घटना हुई थी, उनके अंदर तो कोई सीसीटीवी था नहीं, लेकिन सेमिनार हॉल के बाहर 2 सीसीटीवी लगे हुए थे जो कि उस सेमिनार को एंट्री और एग्जिट पे दोनों पे कवर कर रहे थे। तो अब जब इन पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये जो लेडी डॉक्टर थी और इनके जो 4 कॉलीग थे, ये लोग रात को कैंटीन में खाना खाने के लिए गए थे। और तब से लेके ये पुलिस वालों ने पूरे सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया। और अब रिजल्ट में सामने ये आया कि रात को जब 3 बजे के वक्त ये लेडी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में एंटर हुई थी और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में पुलिस ने ये पाया कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया था, उस रिकॉर्डिंग में कई सारे लोग देखे जा चुके थे और एक एक करके इन लोगों की पहचान करना शुरू कर दी। और धीरे धीरे इन लोगों को ये पता चला कि जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग में देखे जा चुके थे, उसमें से बहुत से लोग या तो जूनियर्स थे या तो फिर इस हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग थे। लेकिन इन सारे लोगों में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था जो कि ना तो इस हॉस्पिटल का स्टाफ था, ना ही कोई जूनियर था। तो अब जब वहाँ के डॉक्टर्स को ये पूछा गया कि ये बंदा कौन है जो कि इस कैमरे में दिख रहा है, जो कि ना तो इस हॉस्पिटल का स्टाफ है ना तो इस हॉस्पिटल का कोई जूनियर है, तो अब वहाँ के डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये इंसान जो आपको इस कैमरे में दिख रहा है वो इस हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है, बल्कि वो एक सोशल वर्कर है जिसका नाम है संजय रॉय। तो दोस्तों मैं आपको इस संजय रॉय के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये संजय पुलिस वालों के लिए काम करता था। वो पुलिस में नहीं था, वो सिर्फ पुलिस वालों के लिए मदद का काम कर रहा था और उसको पुलिस की मदद के बदले में थोड़े से पैसे भी मिल जाया करते थे। और इस संजय रॉय की आरजी मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ही अच्छी पहचान थी, क्योंकि यहाँ पे इसका ये काम था कि वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स वगैरह आते थे, तो कई बार किसी भी पेशेंट को अगर बेड नहीं मिल पाता था तो वो अपनी पहचान लगवा कर उस पेशेंट से थोड़े से पैसे चार्ज कर उस हॉस्पिटल में बेड दिलाया करता था। तो इसी वजह से इसका इस हॉस्पिटल में आना जाना बना रहता था। मतलब कि इस हॉस्पिटल के सारे लोग इस संजय रॉय को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। तो दोस्तों वापस आते हैं इस केस की तरफ।
और जब ये पुलिस वाले उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक कर रहे थे, तभी उनमें से एक पुलिस वाले का ध्यान उस संजय रॉय पर गया कि जब 3:20 का वक्त था, तब वो संजय सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था और तब उसके गले में वो ब्लूटूथ नेकबैंड लगी हुई थी। और जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब तकरीबन 4:37 का टाइम था, तब उसके गले में वो नेकबैंड नहीं थी। तो जब इस लेडी डॉक्टर की बॉडी के पास से जो चीज़ें बरामद की गई थी, उसमें इस लड़की का मोबाइल और लैपटॉप भी शामिल था और साथ में एक ब्लूटूथ नेकबैंड भी पाई गई थी, जिसको उस पुलिस वालों ने इस लड़की के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में इन लोगों ने देखा कि जब ये संजय रॉय के गले में जाते वक्त नेकबैंड थी और आते वक्त नहीं थी, तो उन लोगों को संजय रॉय पे पूरी तरह से अब शक हो चुका था कि हो ना हो हमारा क्रिमिनल ये संजय रॉय ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये संजय रॉय इन पुलिस वालों के लिए ही काम करता था, तो इन लोगों को पता था कि ये इस वक्त कहाँ हो सकता है। और ये संजय रॉय भी बिल्कुल रात को जब थक जाता था तो ये जो पुलिस के बैरक होते हैं वहाँ पे जाके आराम करता था। तो इस रात भी बिल्कुल संजय रॉय इस हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो बिल्कुल उस पुलिस बैरक में आराम कर रहा था। तो अब जैसे ही ये पुलिस वाले उस संजय के पास पहुँच चुके थे, तो उन लोगों ने देखा कि संजय नशे की हालत में था। उन लोगों ने जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें भी वो संजय नशा किए हुए था। उन लोगों को यही लग रहा था कि ये नशे की हालत में चल रहा है। और जब इन लोगों ने अभी पुलिस बैरक में उसको पकड़ा, तब भी वो नशे की हालत में था। और अब जब ये सारे पुलिस वाले उस संजय रॉय को चेक कर रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा कि संजय के जो कपड़े थे वो सारे धुले हुए थे। मतलब कि उसने हॉस्पिटल से निकलने के बाद सबसे पहले उसने अपने कपड़े धोए थे। लेकिन वो जो पुलिस वाला जिसको वो शक गया था कि शायद वो नेकबैंड इसी की है, उसने तुरंत वो नेकबैंड निकाली और संजय का फ़ोन लिया और दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की। और जैसे ही उसने ब्लूटूथ स्टार्ट किया तो तुरंत ही वो नेकबैंड उस मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी थी। मतलब कि इन लोगों का शक अब यकीन में बदल चुका था। इन लोगों को ये पता चल चुका था कि इस संजय रॉय ने ही ये सब कुछ किया है। तो अब तुरंत ही इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब इससे पूछताछ करना शुरू हो गई। और जब पुलिस संजय रॉय को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी उन लोगों को संजय के मोबाइल में से बहुत सारी पोर्न वीडियोस मिली। और वो भी ऐसी वैसी पोर्न वीडियोस नहीं, बल्कि अब्यूजिव पोर्न वीडियोस और वायलेंट पोर्न वीडियोस। ये सारा कलेक्शन उसके मोबाइल में था। आगे इंक्वायरी में उनको ये पता चला कि संजय रॉय की एक माँ थी और उसकी एक बहन थी। उसकी माँ का तो वो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखता था और उसकी बहन भी इसकी बुरी आदतों की वजह से उसको छोड़ के चली गई थी। और इस संजय रॉय ने 4 शादियाँ की थी, उसमें से 3 बीवियाँ इसको इसकी बुरी आदत की वजह से छोड़ के चली गई थी। और इसकी जो चौथी बीवी थी वो इसके पिछले साल एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। और अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने इस संजय रॉय की पूरी टाइमलाइन बनाई, तो वो कुछ इस तरह थी कि 8 अगस्त की रात को जब 11 बजे संजय रॉय इस हॉस्पिटल में पहली बार आया था, वो इसीलिए आया था ताकि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट से कुछ पैसे चार्ज कर उसको बेड दिलवाया करता था। तो 11 बजे भी इसीलिए आया था कि वो उस पेशेंट की हालचाल पूछ सके। और उसके आधे घंटे के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। अब संजय रात को 1 बजे हॉस्पिटल में वापस आया, तब तक तारीख हो चुकी थी 9 अगस्त, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद 9 अगस्त चालू हो चुकी थी। और उसी वक्त रात को 1 बजे ये संजय हॉस्पिटल में वापस आया। वो एक और पेशेंट को देखने आया था जिसको उसने इस हॉस्पिटल में बेड दिलवाया था। और अब इसी हालचाल पूछने के समय आधा घंटा बीत चुका था और वो संजय और उसका एक साथी अब दोनों हॉस्पिटल के पीछे की जगह में जा चुके थे। और अब वक्त था रात को 1:30 बजे का और इन दोनों ने हॉस्पिटल के पीछे की जगह पे जाके, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पे इन लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया। और अब शराब पीने के बाद संजय रॉय का जो साथी था वो वहाँ से निकल चुका था और अब संजय रॉय वहाँ पे बिल्कुल अकेला था। और अब उसने ये सोचा कि मैं अब सेमिनार हॉल में जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो वो भी उस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर गया जहाँ पे वो सेमिनार हॉल था और तकरीबन 3:20 का टाइम हुआ और वो सेमिनार हॉल में एंटर कर चुका था। और वो जैसे ही उस सेमिनार हॉल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे अंदर रोशनी जल रही थी, मतलब कि लाइट चालू थी। और उसने देखा कि सामने एक महिला डॉक्टर जो कि बिल्कुल आराम कर रही है, वो एक कुर्सी के ऊपर बैठी बैठी आराम कर रही थी। और इसको देख के ये बिल्कुल शराबी हालत में संजय रॉय की नीयत अब बिगड़ चुकी थी
और बस उसने थोड़ी ही देर में ही उस लेडी डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। और अब ये जो लेडी डॉक्टर थी वो कद काठी में ठीक ठाक थी और ये जो संजय रॉय था वो बिल्कुल दुबला पतला सा था। तो अब उन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो गई और संजय कैसे ना कैसे करके उस लेडी डॉक्टर पे बस काबू पाना चाहता था। तो अब इसी हाथापाई के दौरान संजय ने उस लड़की के मुंह पे मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से जो लड़की ने चश्मा पहना हुआ था उस चश्मे के कांच भी टूट चुके थे और वो उस लड़की के आंखों में जा चुके थे, जिसकी वजह से अब उसकी आंखों से खून बहना शुरू हो गया था। इसके बाद काफ़ी देर तक संजय ने इस लड़की को मारा और उसके साथ रेप किया और फिर उसको गला दबाकर उसकी जान ले ली। और वो ये सारा कांड करने के बाद वहाँ से तुरंत ही फरार हो चुका था और सीधा पुलिस बैरक में जाके सो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफ्यूजन थी कि इस लेडी डॉक्टर का रेप वो जिंदा थी तब हुआ था या फिर वो मर चुकी थी तब हुआ था। ये कंफ्यूजन दरअसल इसीलिए थी कि उस लेडी डॉक्टर का वेट ठीक ठाक था और ये जो संजय रॉय था वो बिल्कुल दुबला पतला सा था। तो पुलिस वालों को भी बिल्कुल यही शक हुआ कि आखिर इस दुबले पतले से संजय ने उस लड़की पे काबू कैसे पाया होगा। क्या उसने अकेले ही उस लड़की पे काबू पा लिया या फिर उसके साथ उसके गैंग में और कोई भी शामिल था। तो दोस्तों, अभी तो सीबीआई की जांच चल रही है और इसमें शायद से गैंग रेप का भी एंगल सामने आ सकता है। तो अब दोस्तों, जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा दिया करूँगा और मैं आपको नोटिफाई करूँगा। तो प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आखिर में मैं दोस्तों आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, आखिर कब तक किसी को कोई भी क्राइम करके ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इस केस में इस लेडी डॉक्टर को पूरी तरह से इंसाफ मिले, ताकि आगे आने वाले टाइम में किसी भी क्रिमिनल को ये पता चल सके कि इस तरह के क्राइम करने वालों को क्या सज़ा मिलती है। मेरा तो यही मानना है कि इस संजय रॉय को मौत से भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। मेरी तो बस यही दुआ है कि इस लड़के को इंसाफ मिल जाए, इसके पूरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। सो दोस्तों, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।